जय हिंद बच्चों। ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के अर्धवार्षिक एग्जाम जो हुआ था स्कूल में, उसका हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव पे सोल्यूशन देखते हैं। ठीक ना, बहुत बढ़िया सवाल है, बढ़िया समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है। ध्यान देखिए, आभासी या काल्पनिक रहेगा तो यह सीधा होगा, और वास्तविक और वास्तविक रहेगा तो उल्टा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक तथा सीधा। अगर यहीं आ जाएगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा तथा इसमें आभासी 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 या काल्पनिक सीधा बनता है। आभासी या काल्पनिक सीधा बनता है। ठीक ना, वास्तविक और उल्टा पांचों स्थिति में वास्तविक और उल्टा बनता है, एक स्थिति में बनता है आभासी और सीधा। जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव P और फोकस के बीच में रखा जाता है तो आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण में आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी या काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन में, तो देखिए इसमें दिया है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है? कोई चिकना सतह रहेगा जिससे इसे परावर्तित होगा, ओकरे कहते हैं नियमित। और यही इस प्रकार से अगर परत रहेगा तो ओकरे कहते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो इस कैसा होता है? नियमित परिवर्तन में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बाद बराबर किसमें होगा? नियमित परिवर्तन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। अवतल दर्पण रहे चाहे अवतल लेंस रहे, दोनों के लिए फोकस दूरी कैसे होगी? ऋणात्मक। और उत्तल लेंस रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे तो उसके लिए फोकस दूरी कैसे होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वितरण बताए हैं, ऐसा होता है आभासी और सीधा होता है। आभासी सीधा चाहे काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। देखिए इसका एक डायग्राम आप समझ लीजिए, बहुत आसान तरीका है याद करने का। अवतल दर्पण के लिए है, सबसे पहले हम किसी वस्तु को रखेंगे अनंत पर, फिर वक्रता केंद्र सी पर, फिर फोकस पर। ठीक ना, अब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है जस्ट उल्टा लिख देना। एफ है तो एफ यहाँ पर लिख देना है, सी के सी रहेगा, ये अनंत हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए कोई वस्तु, पहला वस्तु हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। पहला वस्तु हो गया, दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु, चौथा वस्तु, ये पांचवा वस्तु। ठीक ना, अगर अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पे। अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र को सी पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र सी पे, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। और सब में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। इसमें देखिए जो प्रतिबिंब बनता है सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा इसमें होता है छोटा, सबसे छोटा इसमें हो जाएगा छोटा हो जाएगा। इसके लिए हो जाता है बराबर, इसमें हो जाएगा बड़ा, इसमें हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा।
देखिएगा तो एक आरोही क्रम में सजा हुआ है। देखिए सबसे छोट, छोट, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा, याद हो जाएगा। अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रहेगा तो फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। और वक्रता केंद्र सी पे रहेगा तो वक्रता केंद्र सी पे, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रहेगा तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में होगा। फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा। सबसे छोट, छोट, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा, आरोही क्रम में सजते हुए चला गया है। अब एक जो होता है फोकस और ध्रुव पी के बीच, चाहे दर्पण के बीच, फोकस और दर्पण रहेगा, चाहे ध्रुव पी दिया रहेगा, अगर उसके बीच में अगर कोई वस्तु रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे आभासी, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो याद रहेगा अनंत वक्रता के अंदर सी एफ लिखना है तो एफ शुरू में कर देना है, सी के सी अनंत, ठीक है। एगो जो वस्तु का रखा जाता है फोकस और दर्पण के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या करे, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखा गया है तो अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वक्रता त्रिज्या बराबर होती है तो वक्रता त्रिज्या बताइए। एफ बराबर क्या होता है, आर बटा में 2 होता है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। आर बराबर 2f, अगर यही पूछता है एफ बराबर तो एफ बराबर आर बटा में 2। अगर फोकस बराबर पूछता है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाता है, आधा, लेकिन वक्रता त्रिज्या बराबर है तो 2 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है। देखिए अगर प्रकाश जो है वायु से कांच में, तो वायु का हो गया विरल माध्यम, वायु का हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम हो गया। कांच का हो गया सघन माध्यम, कांच का है सघन माध्यम, सघन माध्यम, है ना। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए अगर मान के लिए ऊपर वायु है, नीचे कांच है, अगर प्रकाश की किरण वायु से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। और यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिया जाए तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। उससे सोचिए कि अगर विरल कोई चीज है, अगर सघन यानी घना आबादी रहेगा तो आपको स्पीड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। अगर यही सघन से विरल में जाएगा, अगर घना आबादी है, अगर विरल की ओर जाना है मतलब कम घना रहेगा तो उधर आदमी तेज रफ्तार से जाएगा, यानी कि अभिलंब से दूर भागेगा। अगर विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अभिलंब से दूर कब भागेगा, जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा, यानी कांच से जब वायु में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और लंबवत जब पड़ेगा तो कहीं नहीं मुड़ता है, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/में f। दर्पण सूत्र हो गया। अगर यही लेंस सूत्र पूछेगा तो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/में f। तो दर्पण सूत्र में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, दोनों प्लस में रहता है, इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, ठीक ना। लेकिन लेंस सूत्र में ध्यान रखिएगा पहले v रहेगा तब u। बताइए u v में बड़ा कौन है, v है। v देखिएगा तो आता है 22 नंबर पे आता है, u आता है 21 नंबर पे, ठीक ना। हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है। 1/v में से 1/u घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/में f। याद रखने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा घटाना है। तो v का है बड़ा है, अब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी v में से u घटेगा तो कितना, 1/में f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/में f। v का होता है प्रतिबिंब दूरी, u का होता है वस्तु दूरी, f का होता है फोकस दूरी। f से फोकस दूरी, हम बताइए u में v में बहुत बच्चे कंफ्यूजन आता है। तो पहले बताइए वस्तु आएगा तो पहले प्रतिबिंब आएगा, तो पहले वस्तु आएगा तो क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। u v में पहले u आता है तब क्या आता है v। यू से याद रखेंगे पहले वस्तु आएगा तब प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि पहले यू का हो गया वस्तु दूरी, भी का हो गया प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। आई का होता है फोकस दूरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। किसमें होता है, निर्वात में।
निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में भी लगभग माने जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन निर्वात में क्या होता है, वायु की तुलना में अधिक होता है। जो जल होता है तो जल में प्रकाश की वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो कांच होता है, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद कैसे रखेंगे, कांच के 2 टुकड़ा किया जा सकता है तो 2 × 10⁸ कांच के 2 टुकड़ा किया जा सकता है, जबकि पानी का नहीं किया जा सकता है। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच के लिए, सॉरी, जल के लिए हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात या वायु में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर ऑप्शन दिया रहेगा कि निर्वात में प्रकाश वेग अधिक होगा कि वायु में, तो निर्वात में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक ना। क्योंकि निर्वात में कोई रुकावट नहीं होता है। अपवर्तनांक की इकाई क्या है, तो अपवर्तनांक के कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कोई इकाई नहीं। मीटर प्रति सेकंड ये ख्याल क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के डायोप्टर का है, लेंस की क्षमता का। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, तो प्रकाश का जो अपवर्तन है स्नेल के नियम का पालन करता है। स्नेल के नियम पढ़े होंगे, म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर, बराबर कितना होता है, साइन आई बटा में साइन आर, ठीक ना। साइन आई बटा में साइन आर स्नेल के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पे स्नेल का नियम। दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष, अब देखिए दूरदृष्टि दोष का होता है, निकट दृष्टि दोष का होता है। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष है तो एक में दूर के वस्तु का होगा, दिखाई देगा, यही बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक ना। देखिए समझिए, दूरदृष्टि दोष है, एक में दूर के वस्तु का होगा, दिखाई देगा, ठीक है। निकट के वस्तु दिखाई नहीं देगा। जो दोष यह लिखा हुआ है का मतलब यह दिखाई दे रहा है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर के वस्तु दिखाई नहीं देगा, है ना। इसमें क्या होता है, अगर नेत्र दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक ना। याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष में दूर के वस्तु दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में निकट के दिखाई देता है, दूर के दिखाई नहीं देता है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद किसे करेंगे तो देखिए रोग से बड़ा क्या होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। दूर 2 अक्षर के, इलाज कितना अक्षर के, 3 अक्षर के। निकट 3 अक्षर के, इलाज कितना, 4 अक्षर के। रोग से बड़ा क्या होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। एक और ट्रिक होता है, 2 के लिए 3 याद रख लीजिए, 3 के लिए 4, यानी कि दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल, ठीक है। मुझे समझ में आ गया होगा। दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किस लेंस से, तो उत्तल लेंस से। ऑप्शन नंबर 3। नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो समायोजन की शक्ति कहते हैं। समायोजन की शक्ति चाहे कहा जाता है, समायोजन की शक्ति कहा जाता है, चाहे समंजन क्षमता कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। चाहे मीटर में दिया रहेगा तो 0.25 मीटर दिया रहेगा, ठीक ना। मीटर में रहेगा तो 0.25 मीटर और सेंटीमीटर में रहेगा तो 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत हो जाएगा, अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल है कि आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना उत्तरदायी है। नीला रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है, प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, नीला रंग प्रतीत होता है, ठीक है। प्रकाश को चारों ओर फैलाता है तो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण क्या होता है, आकाश नीला नजर आता है। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णन करता है, सबसे कम प्रकीर्णन के, देखिए प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, तो सबसे कम बिखराव किसका होता है, लाल रंग के। लाल रंग के बिखराव सबसे कम होता है,
क्या हो जाएगा, लाल रंग। इससे एक ट्रिक होता है, बैजानी पीनाला, जो 7 रंग होता है, बैजानी है पीनाला, जो श्वेत प्रकाश में 7 गो रंग होता है, बैजानी पीनाला। बैगनी, बैगनी, जामुनी, नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना, बैजानी पीनाला। सबसे देखिए, सबसे अगर प्रकीर्णन कहेगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तब बैगनी के। प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, प्रकीर्णन का मतलब बिखराव, सबसे ज्यादा बिखराव किसका होगा, बैगनी के। जितने आगे की ओर जाएगा उतने बिखराव कम होते चला जाएगा। सबसे ज्यादा बिखराव बैगनी के, फिर ओकरा से कम जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी सबसे कम बिखराव किसका होता है, लाल के। अगर तरंग धैर्य की बात होगा तो सबसे अधिक तरंग धैर्य किसका होता है, तरंग धैर्य। सबसे अधिक तरंग धैर्य यदि होता है तो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। और जितने आप इधर की ओर जाइएगा तो तरंग धैर्य उतने कम होता जाएगा। यानी कि लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक, लाल रंग के तरंग धैर्य सबसे अधिक, अब बैगनी के सबसे कम। लेकिन प्रकीर्णन की बात होगा तब बैगनी के प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, लाल के सबसे कम, जस्ट उल्टा, ठीक है ना। अगर कहेगा प्रकीर्णन की बात होगा, प्रकीर्णन बैगनी के क्या होगा, ज्यादा, है ना, बैगनी के क्या होगा सबसे ज्यादा, और लाल के क्या होगा सबसे कम, ठीक है। अगर यही तरंग धैर्य की बात होगा, तरंग धैर्य, तो लाल रंग के तरंग धैर्य क्या होगा सबसे ज्यादा, अब बैगनी के सबसे कम होगा, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। तो तारों का जो टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्योंकि वायु में कुछ गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं होती है, तो कहीं पर सघन होता है, कहीं पर विरल होता है, जिसके कारण जो होता है प्रकाश जो होता है चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक ना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना। अगला सवाल है कि लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की जो क्षमता होता है, जो शक्ति होता है, वगैरह डायोप्टर में दर्शाया जाता है, बड़का डी से दर्शाया जाता है, डायोप्टर, ठीक है। तो उत्तल लेंस की अगर क्षमता कहेगा तो धनात्मक होता है, उत्तल लेंस की क्षमता कहेगा था धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता कहेगा था ऋणात्मक, ठीक है। उत्तल कहेगा था पॉजिटिव, अवतल कहेगा था निगेटिव। विद्युत धारा का SI मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। वोल्ट की किसका होता है, तो विभवांतर चाहे विभव का क्या होता है, विभवांतर चाहे विभव, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर के होता है वोल्ट, होता है वोल्ट। प्रतिरोध के क्या होता है ओम, प्रतिरोध के SI मात्रक क्या होता है ओम होता है। शक्ति के क्या होता है वाट, शक्ति के क्या होता है वाट, ठीक ना। विभवांतर विभव के सही मात्रक होता है वोल्ट, प्रतिरोध के सही मात्रक ओम, और शक्ति के क्या होता है वाट होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है। एमीटर, एमीटर को संकेत में ए से दर्शाया जाता है। तो एमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में सजाना चाहिए, ठीक है, एमीटर को श्रेणी क्रम में सजाना चाहिए, ठीक है। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है, तो प्रतिरोध के सही मात्रा क्या होता है ओम, प्रतिरोध के ओम। विद्युत धारा के एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति के वाट होता है, और विद्युत विभव या विभवांतर का क्या होता है वोल्ट होता है। आवेश के क्या होता है कूलम, आवेश के क्या हो जाएगा कूलम, विद्युत आवेश के सही मात्रा कूलम या चाहे कूलम कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है रुकावट, मतलब किस में रुकावट सबसे कम होगा। आप लोग जानते होंगे, देखिए जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, जो विद्युत के सबसे अच्छा चालक है, उसमें प्रतिरोध क्या होता है सबसे कम होता है। इसमें देखिए विद्युत के सबसे अच्छा चालक कौन है, तांबा है। तांबा में क्या होता है प्रतिरोध यानी रुकावट का होता है सबसे कम होता है। सबसे कम बताइए विद्युत धारा के सबसे कम रुकावट,
विद्युत धारा का नंबर है, सबसे कम रुकावट किसमें होगा? तांबा में होगा। सबसे कम किसमें होता है? तांबा में। यही कारण है कि इसमें विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होता है और इसका उपयोग अधिकतर इलेक्ट्रिक सामानों में किया जाता है। किसका? तांबा के। किसका प्रतिरोध सबसे कम? तो तांबा की प्रतिरोध सबसे कम होता है। फ्यूज को जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक ना। फ्यूज को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ने से फायदा ही होता है कि अगर मान के लिए फ्यूज यहाँ पर अगर फ्यूज टूटा, अगर अधिक वोल्टेज आता है, फ्यूज अगर यहाँ पर लगा हुआ है, अगर अधिक वोल्टेज आएगा तो क्या हो जाता है? फ्यूज ऐसे टूट जाएगा। तो फ्यूज टूटने के कारण बाकी सब जितना एक में धारा प्रवाहित हो रहा था वो कट जाएगा, इस कारण आपके जो उपकरण है वो सबका बच जाएगा, ठीक है। फ्यूज को जोड़ा जाता है हमेशा किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत शक्ति के सूत्र बताइए। देखिए विद्युत शक्ति के फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत शक्ति पी बराबर होता है वी आई, है ना। पी बराबर क्या होता है? वी आई। एक फॉर्मूला होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर, है ना। एगो देखिए, एगो वी बराबर आई आर से एगो फॉर्मूला बनता है। इसी पे एक ही फॉर्मूला पे बाकी सब बन जाता है। देखिए मेन फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, पी बराबर वी आई। एक याद रख सकते हैं, वी आई पी, वी आई पी, वी आई पी, नहीं पी बराबर वी आई। वी आई ऐसे लिख सकते हैं, वी आई बराबर कितना? पी, यानी कि वी आई पी। पी बराबर वी आई याद रहेगा। देखिए वी होता है वी बराबर आई आर, वी बराबर क्या होता है? आई आर। तो इसी में अगर आप वैल्यू रखते चले जाइएगा ना, तो बताइए वी के जगह पे आप क्या रख सकते हैं? आई आर रखेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा? वी के जगह पे आई आर रखिएगा तो आई आर गुना कितना? आई। तो बताइए आई आई गुना होकर कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आई स्क्वायर कितना हो गया? आर बन गया। अगर यही हम चाहते हैं कि आई बराबर लिखें तो आई बराबर हम क्या लिखेंगे? बताइए वी बराबर आई आर है, तो वी बटा आर बराबर आई हो जाएगा। इसमें अगर हम रखते हैं पी बराबर, वी के वी है, आई के जगह पर हम वी बटा में आर रखते हैं, तो पी बराबर बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बटा में आर हो जाएगा। वी स्क्वायर बटा में आर, यानी पी बराबर वी स्क्वायर बटा में आर, ठीक है। तो पी के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला होता है? एगो पी बराबर वी आई, एगो पी बराबर आई स्क्वायर आर, एगो पी बराबर वी स्क्वायर बटा में आर। एगो याद रहेगा तो बाकी सब आप याद कर सकते हैं। इसको कैसे याद रखना है? वी आई पी होता है बी, वी बराबर आई आर, इसका समान होता है वी बराबर आई आर, ठीक है। नहीं कौन कौन आंसर हो सकता है? वी बटा में आई तो होगा नहीं, क्योंकि वी आई होता है। देखो वी आई हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दोनों। अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति के सही मात्रा क्या होता है? तो विद्युत शक्ति के सही मात्रा क्या होता है? वाट होता है। शक्ति के वाट होता है, ठीक ना। विद्युत ऊर्जा के क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा के जूल होता है। प्रतिरोध के ओम और विद्युत धारा के एम्पियर। अगला सवाल है विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक मात्रा। जो व्यवसाय के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? किलोवाट घंटा प्रयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा एक कहता है यूनिट। जो बिजली बिल आता है किसमें आता है? यूनिट में आता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, हिसाब से। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं तो यूनिट के हिसाब से आता है। विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, याद रखिएगा, ठीक ना। किलोवाट घंटा को ही कहा जाता है यूनिट। क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। कितना होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल है। हो सकता है फाइनल एग्जाम से कुछ ना कुछ क्वेश्चन टच करे, चाहे इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझते चलिएगा। क्वेश्चन है कि समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या होता है? तो देखिए समानांतर के लिए फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, मैंने ऐसे अनंत तक चला जाएगा, ठीक ना। अगर ये श्रेणी क्रम में कहता तो श्रेणी क्रम में r बराबर हो जाता है r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस ऐसे ही डॉट 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 आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। समानांतर क्रम रहेगा तो बाटा में रहेगा, और श्रेणी क्रम रहेगा तो सीधे रहेगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में क्या हो जाएगा? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ऐसे बहुत सारा हो सकता है, दूसरे को दिया है। अगर यही रहेगा श्रेणी क्रम में दिया रहेगा तो r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐसे लिखते चले जाना है, ठीक है। अगला सवाल लिखिए।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। सब फिजिक्स के क्वेश्चन खत्म हो गया, अब केमिस्ट्री देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर वो बदल गया तो फिर दोबारा बदलने वाला नहीं है, ठीक है। बदल गया तो बदल गया, फिर दोबारा वो नहीं आएगा। अब देखिए बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ एक बार पिघल गया तो फिर एक तरह का बर्फ बनाया जा सकता है। कांच का टूटना, अगर कांच टूट गया तो फिर से वो कांच के हम दूसरा आकृति प्रदान करा सकते हैं, उसको गला करके दूसरा आकार हम बना सकते हैं। लेकिन कागज का जलना, अगर कागज एक बार जल गया तो फिर दोबारा ओकरा के हम कागज नहीं बना सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन कौन है, कागज का जलना। अगला सवाल है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो लोहे का जंग लगना जो होता है एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। कैसा होता है, ऑक्सीकरण, या रासायनिक अभिक्रिया में आता है। कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में जंग लगता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में क्या लगता है, जंग लगता है। नमी के उपस्थिति में जंग लग जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो जो नाम ऊष्मा उत्पन्न होता है ओकरा कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा ओकरा क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी। जिसमें ऊष्मा खींचेगा, जो अवशोषित करेगा ओकरा ऊष्मा शोषी। ये ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है ना तो ऊष्मा क्षेपी। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताइए। देखिए चूना पत्थर का है, चाहे संगमरमर का है, चाहे खड़िया का है, चाहे मार्बल का है, सबका एक एक फॉर्मूला होता है। देखिए कौन कौन, चूना पत्थर, एक का मार्बल, संगमरमर, संगमरमर, खड़िया, ये सब जितना चाहिए इस सब के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3। CaCO3, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, एकरा क्या कहा जाता है, काली चूना कहा जाता है, काली चूना। अन्न बुझा चूना, अन्न बुझा चूना, इसको कहता है CaO के, ठीक है। अब देखिए CaCO3 के एकरा के कहा जाता है भाखड़ा चूना। भाखड़ा चूना याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप लोग में। ये भाखड़ा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, भाखड़ा चूना आ जाएगा, चाहे बुझा हुआ चूना आ जाएगा। देखिए एकरा में जल की मात्रा है तो एकरा कहेंगे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसी का उपयोग किया जाता है घर पुताई उताई में, किसका प्रयोग किया जाता है, CaOH के वोल्टवाइज का प्रयोग किया जाता है। भाखड़ा चूना चाहे बुझा हुआ चूना कहेगा तो CaOH के वोल्टवाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। चूना पत्थर पूछ रहा था तो CaCO3 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट को ही कहा जाता है नीला होता है। ब्लू बेट्रियोल का नाम सुने होंगे आप लोग, ब्लू बेट्रियोल, CuSO4 5H2O, 5H2O, CuSO4 5H2O किसको कहता है, ब्लू बेट्रियोल। देखिए नीला होता है CuSO4, ठीक है ना। यानी कि कैसा होगा, नीला रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला रंग का। FeSO4 कहेगा, FeSO4 7H2O, 7H2O कैसा होता है, हरा होता है। तो हरा का सूत्र कहा जाता है FeSO4। देखिए एफ ऐसे है ना, देखा उल्टा करके 7 याद रख लेना है, ठीक है। FeSO4 7H2, हरा का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। अगला सवाल आपका है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है। अगर पानी में अभिक्रिया करेगा H2O के साथ, आपको बताया गया है कि जब कोई कली चूना रहे अगर जल में घुला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो क्या बना लेता है, CaOH के वोल्टवाइज बना लेता है। और देखिए कि लगे इतने से मतलब है, लेकिन आगे समझ लीजिए क्या है। कैल्शियम एक का एगो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है दो गो। तो हाइड्रोजन तो ये दो है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन भी दो है। तो समीकरण संतुलित हो जा रहा है। देखिए कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, ठीक। हाइड्रोजन देखिए दो गो, एगो एगो दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो गो, एगो हाइड्रोजन दो गो। तो मतलब क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसको जब धीरे धीरे सूखता है, धूप की तरफ लगता है, जब धीरे धीरे सूखता है तो अगर हम चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक पे प्रवाहित कीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, एकदम कठोर हो जाता है और चमकने लगता है। आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, क्या कहता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है, क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण कब कहलाता है? जब देखिए ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छा हाइड्रोजन भागेगा, क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन आएगा, हाँ ऑक्सीजन भागेगा, क्या कहते हैं? अवकरण। ठीक ना? जिसमें अगर जिस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है चाहे हाइड्रोजन जाता है तो ऑक्सीकरण। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन भागता है, क्या कहते हैं? अवकरण। दोनों प्रक्रिया अगर एक साथ मिले तो क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए H2 + Cl2, अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, ठीक ना? इसमें देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया? यहाँ से चला गया है, और अब क्लोरीन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, अच्छा हाइड्रोजन जब जा रहा है तो का ऑक्सीकरण कहेंगे। और क्लोरीन में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो जा रहा है, क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो किस में आता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन जैसे चला जा रहा है तो हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। Cl है, अगर एक में हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। तो दोनों प्रक्रिया अगर एक साथ होता है तो क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें आ जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया में। अब देखिए AgNO3 + NaCl, AgCl + NaNO3। अब बताइए Ag के साथ कौन बैठा हुआ है? NO3। अब NO3 या प्लस कितना है? Na के साथ कौन बैठा है? Cl बैठा है। अब क्या किया गया है कि देखिए Ag के साथ एजा कौन बैठा है? Cl। Ag के साथ कौन बैठ गया? Cl। तो देखिए दोनों आपस में अदला बदली कर लिया। तो जब अदला बदली कर दिया जाता है तो क्या कहते हैं? उभय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय विस्थापन चाहे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अगर आपस में अदला बदली कर दीजिएगा तो क्या कहेंगे? उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए CaO है + H2O, ये दोनों मिल के एक हो गया, तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको भी हम लोग संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है ना? दो है मिलके एक हो गया तो संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। ये दोनों का हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो दोनों मिलके कब हो जा रहा है? एक बन जा रहा है। अब बताइए BaCl2 + H2SO4। देखिए BaCl2 H2SO4, Ba के साथ कौन हो गया? SO4 हो गया। Ba और SO4 मिल गया, और L2 और H2 मिल गया, तो क्या बन गया? ACl बन गया। ये क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये वाला और ये वाला दोनों द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये संयोजन अभिक्रिया, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया में कौन हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? यानी चूने का पानी जो है दूधिया कौन बना देगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो हरा आवरण का निर्माण करता है। किस प्रकार के आवरण का निर्माण करता है? हरा रंग के आवरण का निर्माण करता है। नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मूला बताइए। तो नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। अब देखिए अगर H2SO4 का क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए नाम याद रख लीजिए, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, अम्ल कभी कभी पूछता है कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो H2SO4 क्या कहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। प्रबल अम्ल में बस ये 3 गो नाम याद रखना है। देखिए प्रबल भस्म आता है, वो 2 गो नाम याद रखिएगा। प्रबल भस्म NaOH क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल अम्ल में बस 3 गो नाम याद रखना है, बाकी सब जितना अम्ल आएगा ओकरा के दुर्बल समझिएगा। ठीक है, प्रबल भस्म में 2 गो नाम याद रखना है, बाकी जितना आएगा सब दुर्बल समझना है। अब देखिए क्वेश्चन करेगा नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला का है HNO3।
H2S ऊपर का है सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, CH3COOH एक कहते हैं एसिटिक अम्ल, क्या कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल याद रखिएगा। CH3COOH क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। एक कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ये संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मानव के पेट में चाहे जानवरों के पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, एक निम्नलिखित में से कौन क्षार है। क्षार की पहचान होता है कि उसके लास्ट में OH लगा रहता है, क्षार की पहचान का है लास्ट में OH लगा रहेगा। तब बताइए OH तो देखिए एक में है लेकिन डबल OH है ना, OH होना चाहिए, एक में क्या है डबल OH है तो नहीं होगा। OH कौन है इसमें है तो NaOH हो जाएगा, एक क्या कहेंगे प्रबल क्षार कहेंगे। हालांकि आपसे क्षार पूछा है तो कौन हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो जो क्षार होता है में हाइड्रा ऑक्साइड लगा रहेगा, ठीक है। ये क्या कहेंगे CH3COOH एसिटिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCl का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। अगर वही पूछेगा इमली में चाहे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना, कौन सा अम्ल टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक, नींबू में साइट्रिक, नींबू या संतरा में साइट्रिक पाया जाता है। अंगूर में चाहे अंगूर में कौन सा चाहे इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक का मतलब जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, माने कि पेड़ पौधों से या कोई चीज से प्राप्त होता है प्राकृतिक चीज से, तो क्या कहेंगे प्राकृतिक सूचक। और जो मनुष्य खुद अपने से अगर किसी लैब में तैयार करता है अपने से तैयार करता है वो क्या कहते हैं मानव निर्मित सूचक कहते हैं, ठीक है। तो जो मिथाइल ऑरेंज है फिनाइलफ्थैलीन है दोनों मानव निर्मित है, ठीक है। लेकिन लिटमस कहता है प्राकृतिक सूचक है। लिटमस किससे प्राप्त होता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है लाइकेन से प्राप्त होता है, याद रखिएगा लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस का रंग कैसा होता है तो लिटमस यदि न अम्लीय रहे न क्षारीय रहे तो लिटमस होता है बैगनी रंग के, कैसा होता है बैगनी रंग के। लिटमस यदि न तो अम्लीय रहे न क्षारीय रहे तो बैगनी रंग का होता है। और लिटमस जो होता है लिटमस अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल में लिटमस का रंग कैसा होता है। देखिए अम्ल जो रहेगा, अम्ल जो है नीला जो लिटमस पत्र रहेगा वो क्या कर देगा लाल कर देगा, ठीक ना। और जो क्षार होता है क्षार है जो लाल लिटमस पत्र रहेगा वो क्या नीला कर देगा। एक और ट्रिक होता है अनिल, अनिल अनिल क्या करेंगे अ से अम्ल नीला को लाल कर देंगे, यानी अम्ल में जो लिटमस पत्र रहेगा किस रंग का होगा लाल रंग का होगा। अम्ल में जो लिटमस पत्र रहेगा लाल रंग का होगा। एक याद करें छलनी, यानी कि क्षार जो है लाल को क्या कर देगा नीला कर देगा, ठीक है। क्षार जो है लाल को नीला कर देगा, अम्ल जो है नीला को लाल कर देगा। एक को याद हो जाएगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अम्ल में लिटमस का रंग कैसा होता है लाल रंग का होता है, कैसा होता है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग किया जाता है। एंटासिड तो अगर आप अपच की स्थिति आ जाता है इसमें कौन सा क्षार का उपयोग किया जाता है तो कभी भी एकदम दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है जो कि हानिकारक न हो। तो MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खुद पेट में पाया जाता है, अगर अलग से लीजिएगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब नहीं है। कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट ये सब नहीं है। कौन है MgOH कहते हैं एंटासिड। तीनों जब भी प्रयोग करते हैं उसमें कब रहता है MgOH के फल्टवेस। अगला सवाल है कि एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए उदासीन यहाँ पर जो पाया था वो क्या कहते हैं उदासीन, इसका विलयन होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7। इधर आइएगा तो ये हो जाता है अम्लीय, अम्लीय। इधर चले जाइएगा तो ये होता है क्षारीय। इस 7 के जितने करीब में रहिएगा वो दुर्बल रहेगा और जितने एक से दूर रहिएगा तो प्रबल होगा। तो 7 के जितना नजदीक में रहेगा ये सब
तो दुर्बल अम्ल है, जितने आगे की ओर रहेगा, जितने जीरो के पास रहेगा, उतने खतरनाक अम्ल है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 7 की जोन जितने करीब में रहेगा तो कम क्षारीय है, और जितने का से दूर रहेगा उतने का है ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, तो जिसका विलयन का पीएच मान जितने कम होगा वो ज्यादा अम्लीय, और जिसका पीएच मान अगर 7 के करीब में है तो कम अम्लीय, जिसका पीएच 7 के करीब में रहेगा तो कम क्षारीय, और ज्यादा है तो बहुत अधिक क्षारीय। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर आपसे शुद्ध जल का पीएच मान पूछे तब भी कितना होता है? 7। नमक का पीएच मान पूछे तो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaH, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट को होता है CO3, बाई की चाहे हाइड्रोजन के H, सोडियम के N, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक ना। अब देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3। एक होता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रहेगा था धोने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा रहेगा तो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद रहेगा NaHCO3, क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए एक होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग बेकिंग सोडा, एकरा में मिला रहता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। है ना, बेकिंग सोडा के साथ साथ अगर टार्टरिक अम्ल मिला रहेगा तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा के लिए फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। सोडियम क्लोराइड नमक होता है NaCl। अब देखिए निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं किया जाता है? मिश्र धातु बनाने में देखिए तांबा का प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग किया जाता है, सोना का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑक्सीजन का एक अधातु है, गैसीय रूप में पाया जाता है, तो एक कैसे बन सकता है? घंटी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक ना, तो घंटी बनाने में कांसा का उपयोग किया जाता है। तो कांसा जो होता है तांबा और टीन से मिलकर के बना होता है, तांबा और टीन से मिलकर के बना होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तांबा और टीन का मिश्रण का होता है कांसा होता है। तो घंटी जो मंदिर में चाहे कहीं पर भी जो घंटा लगा रहता है उसमें किसका बना होता है? कांसा। कांसा एक मिश्र धातु है, कांसा का है एक मिश्र धातु है। ये किसका होता है? तांबा और टीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे देखिए धातु है, जैसे मान के लिए जिंक है, और हम करा के HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो ZnCl2 बन जाता है, ZnCl2 अब प्लस H2। एक का संतुलित किया जाता है। पहले देखिए ZnCl2 प्लस कितना हो गया? H2। तो बताइए क्लोरीन के दो गो है, हाइड्रोजन दो है, तो ये आगे दो लग जाता है, तो Zn+2HCl बराबर ZnCl2 प्लस H2। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। ठीक ना, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन सोना जल से अभिक्रिया नहीं करता है। सोना जो होता है जल से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सोना जो जल्दी खराब नहीं होता है, वो कितनों दिन पानी में भिगोइएगा खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि सोना का है सबसे कम क्रियाशील धातु है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सोना है। सोना कब भूलेगा? जब एक बार इरियम भूलता है। ओकरा खातिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, जब इसका मिश्रण जब रहेगा 3:1 के अनुपात में, तब जाकर के सोना का हो जाएगा, भूल जाएगा। ठीक ना, अन्यथा ये जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। अधातुएं होती है तो अधातुएं कैसी होती है? आघात वर्धनीय होती है, एक ध्वनिक होती है, एक तन्य होती है, एक भंगुर होती है। आघात वर्धनीय मतलब कि पीटने पर पतला चादर बन सकता है? नहीं, अधातु का हो जाएगा चकनाचूर हो जाएगा।
ध्वनिक, ध्वनिक अधातु में से एक विशेष प्रकार की कोई ध्वनि नहीं आती है। तन्य, एक कभी तन्य नहीं होता है। तन्य का मतलब पतला एक तार हम खींच सकते हैं, नहीं। क्या होता है? भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है इसको हथौड़ी से कहीं कोई चीज से पीटिएगा तो क्या होता है? चकनाचूर हो जाता है। कैसा होता है? भंगुर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? सामान्य ताप पर तरल अवस्था में कौन सी पाई जाती है? चाहे कमरे के ताप पर तरल अवस्था में कौन पाई जाती है? पारा। पारा का संकेत क्या होता है? एच जी। पारा एक कहता है मरकरी। मरकरी की परमाणु संख्या होता है 80, 80। ठीक है, याद रहेगा। सामान्य ताप पर तरल अवस्था में कौन होता है? पारा या मरकरी। लोहे को गैल्वानाइज चाहे गैल्वेनीकरण करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण में हमेशा जस्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता के, जिसके कारण लोहा पर जंग वो नहीं लगता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है जिंक या जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे मुलायम धातु है? कौन सबसे मुलायम धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? तो सोडियम। कौन होगा? सोडियम। अगर सोडियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सोडियम, पोटेशियम, अच्छा लिथियम, तीन हो सकता है। लिथियम, लिथियम, चाहे सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवन प्रक्रिया है? तो केमिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम लोग बायोलॉजी में आ गए। देखिए, निम्नलिखित में कौन एक जीवन प्रक्रिया है? तो वृद्धि, जो बढ़ना, ये जीवन की प्रक्रिया है। ये आप छोटे जगह रहते हैं, छोटे से धीरे धीरे बड़े जगह होगा। प्रजनन, प्रजनन की प्रक्रिया जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए जरूरी है, प्रजनन भी क्या है? एक प्रकार की जीवन प्रक्रिया है। श्वसन, सांस लेना भी जीवन की प्रक्रिया है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन चाहे ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन कहलाएगा? अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा तो वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहेगा तो अवायवीय। अगला प्रश्न है कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम में होता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम में एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रियम में श्वसन होता है। कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियम में। कोशिका का ऊर्जा गृह भी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक ना, ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के जो पाचन होता है उसका अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज की फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अगला सवाल है कौन सा अंग पित्त रस का श्रवण करता है? तो पित्त रस का श्रवण कौन करता है? यकृत। क्वेश्चन आएगा कि बताइए पित्त का स्राव कहाँ से होता है, यानी पित्त कहाँ से निकलता है? तो यकृत या लीवर। यकृत या लीवर, एक कहता है लीवर। यकृत या लीवर से क्या होता है? पित्त निकलता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि पित्त रहता कहाँ है, पित्त को एकत्रित कहाँ किया जाता है? तो पित्ताशय में। कहाँ पर? पित्ताशय में। पित्त को अगर एकत्रित करने के बाद होगा कि पित्त कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में। अगर पित्त कहाँ से निकलता है तो यकृत या लीवर में। पित्त जो होता है कैसा होता है? तो पित्त हल्का हरा रंग होता है या क्षारीय होता है। पित्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अगर पीएच मान जो होता है 7.7 लगभग होता है। ठीक है, पित्त का पीएच कैसा होता है? 7.7 होता है लगभग। क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्त का प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। पित्त की प्रकृति क्षारीय। कहाँ से पित्त निकलता है? यकृत से। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अब देखिए पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? तो जल को अवशोषित करने वाला भाग है बड़ी आंत। पाचन नली में कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? बड़ी आंत। अब देखिए वृक्क की मूल इकाई क्या है? तो वृक्क के जो मूल इकाई होता है वो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। कहते हैं नेफ्रॉन। वृक्क या जो किडनी होता है तो मूल इकाई, मूल इकाई का मतलब होता है कि वह एक छोटा सा पार्ट होता है जो अपने आप पर होता है, अपने आप पर आधारित होता है। माने अब जितना जरूरत की चीजें है वो अपने आप पर निर्भर है। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है।
तो ब्रीक की मूल इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। ब्रीक की मूल इकाई नेफ्रॉन। जैसे हम लोग को मनुष्य के शरीर की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। उसी प्रकार से किडनी या ब्रीक हड्डी का है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अब देखिए, मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है, तो संतुलन बनाकर रखना। जैसे मान के लिए आप एक पतला सा यह रास्ता है, ठीक ना, इस रास्ते पर आप साइकिल चला के जा रहे हैं, तो आपका एक संतुलन बना रहता है। किसके कारण? सेरिबेलम के कारण। अगर आपका संतुलन गड़बड़ाएगा तब क्या हो सकते हैं? गिर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई चीज बोलना है, समझना है, बोलना है, चाहे कहीं आप पतले रास्ते से जा रहे हैं, आपका संतुलन बना रहता है किसके कारण? सेरिबेलम के कारण। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है, सेरिबेलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण। रिफ्लेक्स क्रिया का मतलब होता है तुरंत ले, मतलब कि अनैच्छिक क्रिया को क्या करना? नियंत्रित। जैसे मान के हम पढ़ा रहे हैं तो कोई चीज बोल रहे हैं, ठीक है, अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसका ब्रेन नहीं देखता है, जबकि आपको अलग से लगता है कि ना कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो वो किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु के द्वारा होता है। मेरु रज्जु चाहे मेरुदंड में पाया जाता है मेरु रज्जु। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? मेरु रज्जु। या मेरुदंड में पाया जाता है मेरु रज्जु। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान के आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई चीज अचानक, जैसे मान के आप पढ़ रहे हैं, ऊपर से आपको छिपकली गिर गया, ठीक है, तो आप तो देखे तो नहीं कि छिपकली गिर रहा है, लेकिन एक अलग से एक प्रकार के शरीर में क्या होता है? एक अभिक्रिया, एक क्रिया होती है, उसको कौन देखता है? मेरु रज्जु देखता है। जो अचानक होती है घटना, कौन देखता है? मेरु रज्जु। रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? मेरु रज्जु। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, अचानक कोई घटना हुआ, डायरेक्ट हट गया, चाहिए इधर हो गए, तो किसके लिए होता है? मेरु रज्जु के द्वारा होता है। किस हार्मोन को लड़ो और भागो हार्मोन कहा जाता है? देखिए, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन को। एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। इंसुलिन तो मधुमेह के लिए दिया जाता है। मधुमेह के लिए कौन सा? इंसुलिन। एस्ट्रोजन सब रिंग हार्मोन है, जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का कहते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है मास्टर ग्रंथि को। सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। देखिए, जिधर भी सूर्य का प्रकाश रहेगा, अगर यह सूर्यमुखी उगी हुई है, ठीक है ना, तो अगर सूर्य का प्रकाश इधर है तो फूल का इधर मुड़ जाएगा, इधर की ओर मुड़ जाएगा। अगर सूर्य इधर चल गया तो फूल इधर की ओर मुड़ जाता है। ठीक है। किस कारण होता है? प्रकाशानुवर्तन के कारण होता है। जिधर जिधर प्रकाश जाएगा झुका उसी दिशा में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनन की अलैंगिक विधि है? मतलब कि इसमें दो दो जनन की जरूरत नहीं होती है। तो एक क्या हो जाता है? मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है? तो जो हाइड्रा जो जनन करता है, मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण इसका सवाल है। अगला सवाल आता है, देखिए माता जी 71 नहीं 72 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा फूल नर प्रजनन अंग है? तो नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर। नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फूल का नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर है। अगला सवाल है कि मानव पुरुषों में वृषण का कार्य क्या है? तो मानव पुरुषों में वृषण का कार्य क्या है? शुक्राणु का बनाना। शुक्राणु का बनाना, चाहे इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, चाहे शुक्राणु का निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन बनाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, चाहे शुक्राणु का निर्माण करना, वृषण का कार्य है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में जो निषेचन होता है अंडवाहिनी नलिकाओं में होता है। अंडवाहिनी नलिकाओं में होता है। चाहे फैलोपियन ट्यूब दिया रहेगा, ऑप्शन का रहेगा फैलोपियन ट्यूब, चाहे अंडवाहिनी नली दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी। एक जोड़ी में 2 तो 23 जोड़ी में 46 जोड़ी। अगर लिंग गुण अगर पूछेगा ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम जो हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है, जो मेल और फीमेल दोनों एक जैसे होते हैं, इसमें ऑटोसोम कितना होता है? 22 जोड़ी होता है। कितना होता है?
22 जोड़ी, यानी कि कब हो 44 हो, 22 जोड़ी मतलब 44 हो। लिंग गुण सूत्रों की संख्या कितना होता है? तो जो लिंग गुण सूत्र की संख्या होता है 2 जोड़ी होता है, सॉरी 1 जोड़ी होता है, 1 जोड़ी। 1 जोड़ी में कब हो 2 गो। अब देखिए एक होता है मेल, एक फीमेल, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक ना। तो मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम होता है। फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। देखिए 23 पूरा जो मनुष्य है, मनुष्य के मतलब कि मेल और फीमेल मैंने पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर वो भी मनुष्य में आते हैं, ठीक है। तो 23 जोड़ी होता है क्रोमोसोम, जिसमें 23 जोड़ी मतलब 46 गो। ऑटोसोम जो हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण हो रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में संपूर्ण शरीर का बनावट एक जैसा है। और 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, दिमाग सबका है। ऑटोसोम की संख्या कितना 22 जोड़ी, यानी कि 44 हो। लिंग गुण सूत्रों की संख्या एक हो, जिसके कारण मेल और फीमेल का निर्माण होता है। मेल का रहेगा और फीमेल का रहेगा, कितना होता है 1, यानी कि 2। मेल में होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। जो लड़का होगा उसके लिए कौन होता है, बाकी सब देखिए अगर 22 जोड़ा मिलेगा तो संपूर्ण शरीर का निर्माण होगा। और इस 22 जोड़ों में गड़बड़ी हुआ तो आपको शरीर के बनावट में क्या होता है, गड़बड़ी होता है। लेकिन इसमें गड़बड़ी हुआ लिंग गुण सूत्र में, तो यानी कि कहीं ना कहीं मेल और फीमेल में क्या होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर एक्स और एक्स मिलता है तो लड़की का निर्माण होगा, और वाई और एक्स मिलेगा तो लड़का का निर्माण होगा। यानी कि कोई लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मेल है कि फीमेल है, तो इसके लिए जिम्मेदार है मेल, यानी कि पिता जिम्मेदार है, ठीक है, माता जिम्मेदार नहीं है। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 46 होगा 23 जोड़ा। अगला सवाल है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन है, पिता उत्तरदायी है, ठीक है ना। कौन उत्तरदायी है, पिता। लिंग निर्धारण का मतलब कोई लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके निर्धारण कौन करेगा, पिता, ठीक है। अगला सवाल है गुणसूत्र किससे बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो होता है डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव का अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग मतलब उसका कोई जरूरत नहीं है। जैसे हृदय, हृदय का बहुत जरूरत है, हृदय अगर खत्म तो समझिए कि मनुष्य खत्म। गुर्दा यानी कि किडनी भी बहुत जरूरी है ना, गुर्दा या किडनी बहुत जरूरी है, ब्रिक एक है। फेफड़ा, फेफड़ा भी जरूरी है, फेफड़ा नहीं रहेगा तो हम लोग सांसें नहीं ले पाएंगे। यानी कि तीनों हमारे लिए बहुत जरूरी है, अवशेषीय अंग नहीं है। अवशेषीय अंग का मतलब हमारे लिए जरूरत उतना नहीं है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो होता है हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो एक तरह का कहेंगे अवशेषीय अंग है। अगला सवाल है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने, याद रखिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है, चार्ल्स डार्विन का है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है, चार्ल्स डार्विन की। अगला क्वेश्चन है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था। तो मानव का विकास हुआ था अफ्रीका में। मानव का विकास कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग मैथ कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, मैथ की जो अर्धवार्षिक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, थैंक यू। अगर बढ़िया लगा होगा तो जरूर सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए, ठीक है।